हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन पे। तो बच्चों, चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और आज हमारी इसकी 5th क्लास। 50% चैप्टर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यस, 50% हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल देख लिए और हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर के 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल भी देख लिए। पहले करेंगे 1 मिनट, देखेंगे हमने अभी तक क्या क्या पढ़ रखा है, फिर करेंगे आज की क्लास को हम कंटिन्यू। बच्चों देखो, अभी तक ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था कि एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो किसी मैनेजर को गाइड करती हैं कि क्या उसे डिसीजन लेना चाहिए, क्या उसको एक्शन लेना चाहिए, कैसा उसका बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमने 14 प्रिंसिपल देखे थे हेनरी फ्योल के। रशिया यूज कोड, अगर हम एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। R stand for remuneration of employee, U stand for unity of command, S stand for scalar chain, S stand for stability of personnel, I stand for initiative, A stand for authority and responsibility. रशिया हो गया हमारा। Used, U stand for unity of direction, S stand for हमारा हो गया subordination of individual interest to general interest, E stand for equity, D stand for discipline. रशिया यूज्ड होगा। बात करते हैं कोड की। C stand for centralization and decentralization, O stand for order, D stand for हमारा division of work और E stand for aspiratory corps। हो गए सारे प्रिंसिपल क्लियर। इसके बाद आता है हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने 4 प्रिंसिपल पढ़े थे। पहला प्रिंसिपल क्या था? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इन्होंने क्या बोला था? साइंटिफिक मेथड फॉलो करो। रूल ऑफ थंब मतलब सजेशन एडवाइसेस मत फॉलो करो। दूसरा मेथड था हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इन्होंने क्या बोला था? थिंकिंग को बदलो, एक दूसरे के प्रति अच्छी थिंकिंग रखो, आपका काम और अच्छे से होना चालू हो जाएगा। तीसरा इन्होंने क्या दिया था? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। पहली बात ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का क्या है? एक्सटेंशन है। ये बात क्लियर हो गई? ओके। फिर उन्होंने बोला कि आपका कॉपरेशन ज्यादा होना चाहिए, अपनी अपनी नहीं चलानी चाहिए, एक दूसरे के प्रति अच्छे से बिहेव करो, इंडिविजुअलिज्म मत करो, एक दूसरे के संग इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करो। और फिर लास्ट हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर आप अपने वर्कर्स को, सबसे पहले आप बेस्ट वर्कर चुनो, साइंटिफिकली आप सेलेक्ट करो वर्कर्स को, उसके बाद उनको बेस्ट मेथड की ट्रेनिंग दो, तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। और एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी, और कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो आप भी पैसे कमाओगे और हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी पैसा कमाएंगे। तो ये थे हमारी क्या? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय व्हाट? गिवन बाय हु? एफ.डब्ल्यू. टेलर। आज जो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक का मतलब मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था, वे ऑफ डूइंग समथिंग। किसी भी काम को कैसे करना है, क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या मेथड है, वो क्या फॉलो करने हैं, वो होते हमारे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि क्या प्रिंसिपल है साइंस के, लेकिन उनको अप्लाई कैसे करना है वो टेक्निक्स के अंदर हम पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम टेक्निक्स को पढ़ते हैं। तो आते हैं हमारे टॉपिक पर। क्या है हमारा टॉपिक? हियर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही मजेदार है। उन्होंने 7 टेक्निक्स दी थी। कितनी टेक्निक्स दी थी? 7 टेक्निक्स दी थी। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अगर लेंथी हुआ तो कुछ टेक्निक्स इस लेक्चर में होंगी और कुछ टेक्निक्स हमारे अगले लेक्चर में होंगी। ठीक है। हम कोशिश करेंगे एक एक को डिटेल में समझा, लेकिन आपको ज्यादा टाइम भी ना ले। तो पहली जो टेक्निक है बच्चों वो है हमारी मेथड स्टडी। मेथड स्टडी से आपको साइंस नॉट रूल ऑफ थंब हल्का हल्का याद आना चाहिए। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में क्या पढ़ा था? कोई भी काम में अगर आपको एफिशिएंसी लेकर आनी है तो उसको बेस्ट मेथड से करना चाहिए। तो ये मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि उस काम को करने का बेस्ट मेथड कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो मेथड स्टडी इज अबाउट फाइंडिंग आउट द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो कैसे आप उस काम को ढूंढोगे, तो वो काम करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कोई भी काम करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पढ़ाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना, लड़ाई करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब? तो उसके लिए आपको हर एक चीज की थॉरली एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपको बिजनेस के अंदर वन बेस्ट मेथड अपनाना है तो आपको वो हर एक चीज में अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये, आप रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आते हो तो बेस्ट मेथड ऑफ बाइंग रॉ मटेरियल, बेस्ट पर्सन
जिससे आपको रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए। उसके बाद आपका बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए। उसके बाद बेस्ट डिलीवरी मेथड होना चाहिए, जिससे हमारा कस्टमर भी बेस्ट भी सेटिस्फाई हो जाए। मतलब ये फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द डिलीवरी ऑफ कस्टमर, टिल द डिलीवरी टू द कस्टमर, हमारे सारे बेस्ट मेथड लगने चाहिए। और जब हमारे छोटे छोटे स्टेप्स की बारीकी से एनालिसिस करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि बेस्ट मेथड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। क्लियर या नहीं? देखो क्या लिखा हुआ है, राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर एवरी एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। मतलब हर एक छोटा छोटा स्टेप को आपको मेथड स्टडी में एनालाइज करना पड़ेगा। देखो इन्होंने एक एग्जांपल दिया था असेंबली लाइन का। ये असेंबली लाइन क्या होती है आपको थोड़ा थोड़ा भी बताता हूँ। असेंबल करना हमने सीखा ना, हम लैपटॉप पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर को असेंबल करवाते थे, अलग अलग पार्ट्स को लगवा के हम एक कंप्यूटर बना लेते थे, सस्ता पड़ता था। असेंबली लाइन का मतलब क्या होता है, पहले क्या होता था पहले ये समझते हैं, फिर असेंबली लाइन का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। पहले क्या होता था, कोई भी प्रोडक्ट बनाना होता है, कोई भी कार बनानी होती थी, तो कंपनी क्या करती थी, पहले एक कार बनाती थी, फिर दूसरी कार बनाती थी, फिर तीसरी कार बनाती थी, फिर चौथी कार बनाती थी। तो ऐसे केस में क्या होता था, टाइम बहुत ज्यादा लगता था। ठीक है ना, पहले एक कार बना ली, फिर दूसरी कार बनाए, फिर तीसरी कार बनाए, तो बहुत टाइम लगता था। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक असेंबली लाइन बनाएंगे। असेंबली लाइन का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज को लाइन में लगा देंगे। अगर एक पर्सन का काम है कि वो सिर्फ टायर फिट करेगा, तो पहले क्या होता था, वो टायर फिट करके बैठ जाता था, जब तक दूसरी गाड़ी नहीं बनेगी तब तक वो बैठा रहता था, क्योंकि टायर तो लगने नहीं थे। तो इन्होंने बोला था कि वो क्या करेगा, वो ढांचों पर टायर फिट करता रहेगा। तो जैसे उसने टायर फिट किया, गाड़ी आगे पास होना हो जाएगी, उसके पास नेक्स्ट ढांचा आ जाएगा, नेक्स्ट वो लोहे के आ जाएंगे, इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, उस पर वो लगाया। तो क्या एक असेंबली लाइन बन गई। मतलब ये कि प्रोडक्ट आगे पास ऑन होता जाएगा और जो वर्कर्स है वो फ्री भी नहीं बैठेंगे, तो काम बहुत तेजी से होना स्टार्ट हो गया था। ये होता हमारा असेंबली लाइन। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो यूट्यूब पे डाला असेंबली लाइन क्या होती है, उसकी वीडियो आ जाएगी समझ में, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो और उसको काम करने का और बेस्ट मेथड उन्होंने लगाया। तो इन्होंने बोला कि ये मेथड स्टडी करने के पीछे हमारा कारण क्या है। तो मेथड स्टडी के पीछे कारण ये है कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर पाओ, कम से कम कर पाओ, और जो क्वालिटी है और जो कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा कर पाओ। मेथड स्टडी का यही ऑब्जेक्टिव है। और ये करने के लिए उन्होंने काफी सारी टेक्निक्स को ढूंढा, जो कि एग्जांपल दे रखे हैं, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन रिसर्च, ये क्या टेक्निक्स हैं काम को करने की, वो उन्होंने करी। ये प्रोसेस चार्ट या ऑपरेशन रिसर्च आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। अगर मैं बात करूं ऑपरेशन रिसर्च की, तो ये आप सीए फाइनल के लेवल में पढ़ोगे। ठीक है ना, अगर आप सीए करना चाहते हो तो, या फिर आप अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए करना चाहते हो तो इसके फाइनल लेवल पे पढ़ोगे ऑपरेशन रिसर्च। इतना डिटेल में है, मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि कार को बनाने के लिए असेंबली लाइन का प्रोडक्शन बनाओ, वो ऑपरेशंस बताओ कि ये पर्सन ये काम करेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो पूरी प्रोसेस समझाते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, मेथड स्टडी का मतलब ये है कि you have to find out when best way to do that particular job, because there are various method by that job can be done। तो वो करने के लिए आपको पूरी एक काम को छोटे छोटे एक्टिविटीज में डिवाइड करना पड़ेगा, और हर एक एक्टिविटी को कैसे बेस्ट मेथड से करा जा सकता है वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप वन बेस्ट मेथड आप ढूंढ सकते हो। क्लियर? और इसका एग्जांपल आपको देना है तो क्या एग्जांपल होगा, असेंबली लाइन। और ये करना क्यों है, हमको मेथड स्टडी फॉलो क्या करना चाहिए, जिससे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर सकें, क्वालिटी को, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकें। क्लियर? पक्का? ओके। अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक पर। दूसरी टेक्निक है हमारी मोशन स्टडी। बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। एक एग्जांपल दो। ओके बच्चों, मान के चलो मैं आपके घर पर आया आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, आपको मैं होम ट्यूशन दे रहा हूं और आप मेरे संग बैठे हो। मैंने आपको बोला बेटा एक काम कर, बिजनेस स्टडीज की बुक लेकर आओ। आप दूसरे रूम में गए और लेकर आए। फिर थोड़ी देर पहले मैंने आपको, फिर थोड़ी देर बाद मैंने आपको बोला अकाउंट्स की बुक लेकर आओ। फिर आप अकाउंट्स की बुक लेके गए, फिर लेकर आए। फिर मैंने बोला चल एक काम कर, तू सैंपल पेपर ले आ। तो आप खड़े होके बोलोगे देखो सर ऐसा है, आपको जो जो बुक्स चाहिए आप इकट्ठा बता दो, मैं इकट्ठा ले आऊंगा। और बार बार मुझे भेज रहे हो ना, इसमें मुझे आ रहा है दिक्कत, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है और मुझे हो रही प्रॉब्लम। तो इकट्ठा बता दो, मैं सब ले आऊंगा, जिससे कि मेरा बार बार आना जाना क्या हो जाए, बंद हो जाए, और मैं आपसे बैठ के पढ़ सकूं, आप मेरा टाइम वेस्ट ना कर सको।
समझ में नहीं ये चीज। तो उन्होंने बोला कि नहीं देखो सर, आप मुझे बार बार चक्कर करवा रहे हो, नहीं बार बार चक्कर नहीं काटूंगा, आप मेरा मूवमेंट कम करो, अब मुझे बताओ क्या क्या लेकर आना, मैं इकट्ठा ले आऊं। आई इस चीजों में। या फिर आप क्या करोगे नेक्स्ट टाइम से, क्या करोगे, सारी किताबें इकट्ठी लाके रख दोगे कि सर सारी किताबें मैंने यहाँ पे आपको रख दी है, आपको जो जरूरत हो ले लेना। क्यों करा आपने, कि अगली बार से मैं जब आऊं तो आपको बार बार आपसे चक्कर ना कटवाऊं। या कोई चीज समझ में आई। तो वही चीज हम बिजनेस में भी तो अप्लाई कर सकते हैं ना। तो बिजनेस में मोशन स्टडी अप्लाई करने का मतलब ये है कि बिजनेस के अंदर जो भी हमारे अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उसको हम खत्म कर दें, उसको हम एलिमिनेट कर दें। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट, मोशन स्टडी। और जब हम मूवमेंट को खत्म कर देंगे तो टाइम हमारा बहुत ज्यादा बचेगा, हमारा खर्चा बहुत कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? पढ़े और क्लियर होगा। क्या लिखा हुआ है, मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स। क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ मूवमेंट, जो कि कोई भी काम करने के लिए चाहिए होते हैं। तो कोई भी अगर आप कोई काम करते हो, लेट्स सपोज आप पढ़ाई करते हो, पढ़ने बैठते हो, तो सब मूवमेंट्स को आप ध्यान में दो कि मैं टेबल चेयर लेके बैठता हूँ या मैं सोफे पे बैठता हूँ, उससे पहले मैं कॉफी बनाता हूँ पढ़ने से बैठने के लिए, या नेट ऑफ करता हूँ, या मैं पहले बेड को झाड़ता हूँ, मैं तब बेड पे बैठता हूँ। तो आप हर एक मूवमेंट को एनालाइज करो कि आप क्या क्या काम करते हो पढ़ने से पहले। वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो क्या क्या होता है, रॉ मटेरियल कहां से आता है, वर्कर्स क्या काम करते हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होता है, हर एक मूवमेंट को क्या करो, एनालाइज करो, स्टडी करो क्या क्या मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद अननेसेसरी मूवमेंट्स को, जिसका कोई यूज नहीं है, जिससे कुछ हमारा वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कर दो आप, एलिमिनेट कर दो, जिससे हमारा टाइम कम हो और हमारा जो जॉब है वो एफिशिएंटली कम टाइम में कम खर्चे में पूरा हो जाए। आया आपको समझ में? तो अननेसेसरी मूवमेंट्स को आपको एलिमिनेट करना है, सो दैट वी शुड टेक लेस टाइम टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब एंड वी विल इंक्रीज आवर एफिशिएंसी। क्लियर? एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है कि कोई पर्टिकुलर काम था, उसको करने के लिए उन्होंने 18 स्टेप्स से हटाकर 5 स्टेप्स पे ले आए थे। मतलब ये 18 स्टेप्स को एलिमिनेट किया, 13 स्टेप्स को एलिमिनेट किया और 18 से हम 5 स्टेप्स पर आ गए। ठीक है, तो इससे हमारा जो काम है काफी तेज हो गया। तो उन्होंने बोला कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे 3 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। वो मूवमेंट जो कि प्रोडक्टिव होते हैं, वो मूवमेंट जो क्या कहते हैं इंसिडेंटल होते हैं, मतलब वो करने पड़ते हैं, उससे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन वो करने पड़ते हैं। जैसे सामान खत्म हो गया तो स्टोर रूम बार बार जाना है, जैसे क्लास के अंदर चौक खत्म हो गई तो स्टाफ रूम बार बार जाना हो गया, वो वाले मूवमेंट। और तीसरे मूवमेंट होता है अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव मतलब उससे ना तो कुछ इंसिडेंटल एक्टिविटी हो रही है, ना तो चौक लेने जा रहे हो, ना ही पढ़ा रहा है कोई टीचर, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, वो होता है अनप्रोडक्टिव। तो ऐसे कामों को हमको क्या कर देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए। और कैसे पता लगेगा कि कितना टाइम हमारा बच रहा है, क्या है, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि हम स्टॉप वॉचेस, घड़ी यूज कर सकते हैं देखने के लिए, हम वेरियस सिंबल्स यूज कर सकते हैं कि ये काम इस सिंबल के लिए है, कि मतलब ये ए सिंबल है तो मतलब काम तेजी से होता है, बी सिंबल है तो काम बेकार होता है, सी सिंबल है मतलब ये काम करना ही बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं है। या फिर हम कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सारी चीजें, तो एग्जाम्पल दे रखे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमको बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा काम हमारा प्रोडक्टिव है, कौन सा हमारा काम इंसिडेंटल है, कौन सा हमारा काम अनप्रोडक्टिव है, जिससे हम अपना बेस्ट जो तरीका है या फिर जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है उसको हम एलिमिनेट कर पाए। क्लियर? ओके। तो इन शॉर्ट अभी तक हमने 2 मेथड देखे, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी। मेथड स्टडी इज अबाउट फाइंडिंग आउट द वन बेस्ट मेथड। उन्होंने बोला हर एक मूवमेंट को, हर एक एक्टिविटी को एनालाइज करो, काम हो जाएगा। दूसरा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या, स्टडी ऑफ मूवमेंट्स, और अननेसेसरी मूवमेंट्स को आपको एलिमिनेट करना है, जिससे कम टाइम में आप काम कंप्लीट करके दे दो। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो बताओ फटाफट से। ओके, आगे बढ़े। थर्ड थर्ड इज टाइम स्टडी। काफी बढ़िया, ये मतलब ये सारी टेक्निक्स जो है बढ़िया है। टाइम स्टडी, अभी टाइम स्टडी क्यों करनी है हमको? हमने मेथड स्टडी कर ली, हमने मोशन स्टडी कर ली, अभी टाइम स्टडी क्या बोला है? तो टाइम स्टडी ये बताता है कि कितना टाइम लगना चाहिए एक काम को करने के लिए, वो फाइंड आउट करना इज अबाउट टाइम स्टडी। कि एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, क्योंकि एक वर्कर है, काम को करने में आधा घंटा लगाता है, कोई 2 घंटे लगाता है। तो कौन सा
कितना टाइम लगना चाहिए, क्योंकि हमको ये पता है ना कि मान के चलो जो आधा घंटा लगा रहा है वो उस काम करने में एक्सपर्ट है, और जो 2 घंटे लगा रहा है वो नया नया काम सीख रहा है। तो भैया कोई स्टैंडर्ड टाइम तो होना चाहिए ना कि एक एवरेज पर्सन उस काम को करने में कितना टाइम लगाता है, जिससे वो क्लैरिटी हो जाए कि हाँ भाई इतना टाइम लगता है ये काम करने में। इससे ज्यादा लग रहा है तो मतलब आप क्या हो, आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। इससे कम टाइम में कर रहे हो तो मतलब आप बढ़िया काम कर रहे हो। आया समझ में? तो यू हैव टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम इन व्हिच दैट पर्टिकुलर जॉब कैन बी डन। तो इसके लिए आप टाइम मेजरमेंट डिवाइसेस को यूज कर सकते हो कि कितना टाइम लगता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक एडमिशन का क्वेश्चन करना हो तो कितना टाइम लगना चाहिए, 20 से 25 मिनट लगने चाहिए, 15 मिनट लगने चाहिए। तो जो 20 से कम टाइम में कर रहा है मतलब उसकी स्पीड तेज है, 20 से ज्यादा टाइम में कर रहा है मतलब उसकी स्पीड थोड़ी स्लो है या उसकी कॉन्सेप्ट थोड़े ढीले हैं। आया समझ में? तो ऐसे आप स्टॉप वॉच को यूज करके पता लगा सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा, हम स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर पाएंगे कि हाँ भाई इतने टाइम में काम कंप्लीट होना चाहिए। और ये कैसे पता लगाएगा, या कैसे पता लगा पाएंगे कि इतना ही टाइम होना चाहिए? तो उन्होंने काफी चीजें बताई। सबसे पहले वो काम कितना बड़ा है, कितनी बार वो आपको काम करना होता है, ठीक है, कितने टाइम में वो काम होता है, साइकिल क्या ऑपरेशन की, कि हाँ भाई सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करते हो, और कितना टाइम मेजरमेंट कॉस्ट, मतलब ये छोटी छोटी बातें। कि एग्जाम्पल तौर पर अगर हम पढ़ाने वाली बात करते हैं कि एडमिशन के कितने क्वेश्चन आप डेली कर रहे हो, ठीक है ना, पेपर पैटर्न किस हिसाब का है, तो किस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम हमको डिवोट करना चाहिए, वो स्टॉप वॉच लेकर बैठेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना टाइम लगना चाहिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना टाइम लगना चाहिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना टाइम लगना चाहिए। तो आप स्टॉप वॉच से पता लगा सकते हो स्टैंडर्ड टाइम कि हर एक क्वेश्चन को करने में कितना हो। तो एज अ रिजल्ट आप ये बता पाओगे कि पूरा पेपर कितने टाइम में हो जाना चाहिए। तो वैसे ही बिजनेस के अंदर उन्होंने बोला कि आप हर एक क्या कहते हैं काम को पता लगाओ कि कितने कितना टाइम में होना चाहिए, जिससे आप एक ओवरऑल रिजल्ट बता पाओ कि हाँ ये काम को करने में इतना टाइम लगता है। और जब आप ये कर लेते हो तो होगा कैसे, ये करने से होगा क्या, आपको तो मार्क्स आ जाएंगे, आप तो रिवाइज कर पाओगे और कम टाइम में एग्जाम कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन बिजनेस वाले क्या करेंगे टाइम स्टडी को करके, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम स्टडी करने का? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये पता लगा पाओ कि उस काम को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, आप ये पता लगा पाओगे भैया कितना लेबर का खर्चा आएगा हमारा, और प्लस उनको इंसेंटिव कितना देना है। मतलब इंसेंटिव क्यों, इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा पैसा, बेनिफिट वगैरह। क्यों? कि मान के चलो कोई काम है जो कि 1 घंटे में होता है, और एक पर्सन है 2 घंटे में करके दे रहा है, दूसरा पर्सन है आधे घंटे में काम करके दे रहा है। तो जो आधे घंटे में काम करके दे रहा है वो एक टाइम में 2 प्रोडक्ट बनाकर दे रहा है, तो वो ज्यादा मेहनती हुआ। जो वो पर्सन ज्यादा मेहनती है तो उसको रिवॉर्ड देना चाहिए जिससे वो और ज्यादा मेहनत करे। तो सब इंसेंटिव भी पता लगा सकते हो। वो पढ़ा है ना हमने, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, 5th पॉइंट ही हमारा। हाँ, इसमें हम देखेंगे कि ये इंसेंटिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, क्लियर हुआ समझ में? टाइम स्टडी का मतलब क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में टाइम स्टडी का मतलब ये है कि आपको ये पता लगाना है कि कोई भी काम करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, और ये हम क्यों कर रहे हैं, जिससे हम 3 चीजें पता लगा पाए। पहला, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेबर पे कितना खर्चा आएगा, और उनकी जो इंसेंटिव स्कीम है, बोनस स्कीम है, जो कमीशन वगैरह उनको एक्स्ट्रा देंगे वो कितना लगना चाहिए। क्लियर हो गया? और ये कैसे पता लगाएंगे? आपको हर एक काम की आपको पहल करनी पड़ेगी, परख करनी पड़ेगी, या फिर ये कह लो कि चेक करना पड़ेगा कि वो काम कैसे हो रहा है। मतलब ये कितना काम आपको करना है, कितने टाइम तक वो काम करना है, वो सारी चीजें। इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि लेट सपोज मान के चलो बॉक्स बनाने का काम है, और एक बॉक्स को बनाने में 20 मिनट लगते हैं। एक बॉक्स को बनाने में 20 मिनट लगते हैं, मतलब आप 1 घंटे के अंदर कितने बॉक्स बना लोगे? 3 बॉक्स बना लोगे। और मान के चलो हमारा जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो एक दिन में 8 घंटे होते हैं, ठीक है। और मान के चलो 1 घंटा हमारा लंच ब्रेक, और जो हमारी लू ब्रेक्स होती है उसमें मान लो हमारा 1 घंटा चला गया। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं इफेक्टिवली हम 7 घंटे काम करते हैं। तो 7 × 3 मतलब वर्कर्स को 21 बॉक्स दिन में बना लेने चाहिए। तो अगर वो 21 बॉक्स बना रहा है तो मतलब वो काम सही से कर रहा है, वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। अगर वो 21 बॉक्स से कम बना रहा है तो मतलब वो टाइम वेस्ट कर रहा है, और वो 21 बॉक्स से ज्यादा बना रहा है तो मतलब वो एक्सपर्ट हो चुका है बॉक्स बनाने में। क्लियर? तो इससे पता लग जाएगा कि कौन तेज काम कर रहा है, कौन धीरे काम कर रहा है। क्लियर हो गया? तो ये होता है टाइम स्टडी का मतलब। क्लियर? ओके।
मैं क्लियर ज्यादा बोल रहा हूँ आजकल। आज की क्लास की लास्ट टेक्निक हम पढ़ने वाले हैं वो है फैटिग स्टडी। क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है ना, आपको ब्रेक भी तो देना है। और ब्रेक देने के लिए हम पढ़ेंगे ब्रेक वाली स्टडी, फैटिग स्टडी। फैटिग का मतलब होता है थकान, ठीक है, जैसे अब आप थक जाओगे, अगर मैं इससे आगे बढ़ाऊंगा तब थक जाओगे। अब ये है क्या, समझते हैं। देखो इन्होंने बोला है किसी भी व्यक्ति से अगर हम लगातार काम करवाते हैं बिना उसको ब्रेक दिए, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो मेंटली और फिजिकली दोनों बेसिस पे थकेगा, है ना। और फिर से वही स्टेमिना लाने के लिए उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मान के चलो आज आपने बोला कि आज मैं 8 घंटे लगातार पढ़ूंगा बिना किसी ब्रेक के, और आप आज 8 घंटे लगातार पढ़ लिए। उसके बाद बेटा तू 2 दिन तक नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि 2 दिन तक तू थका थका महसूस करेगा कि मैंने उस दिन 8 घंटे लगातार पढ़ाई करी थी। मतलब ये कि अगर आप बिना ब्रेक लिए लगातार काम करते हैं तो फिजिकली एज वेल एज मेंटली आप क्या हो जाते हैं, थक जाते हो। और फिर से वही स्टेमिना रीगेन करने में, फिर से वही एफिशिएंसी लाने में आपका टाइम जाता है, वेस्ट होता है, ठीक है ना। आपको उसके लिए ब्रेक चाहिए होता है और ब्रेक काफी लंबा हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भैया एम्प्लॉयज को ब्रेक देने की जरूरत है। आई रिपीट, एम्प्लॉयज को ब्रेक देने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय को ब्रेक नहीं दोगे तो वो एनर्जी रीगेन नहीं कर पाएगा, वो थकान को नहीं मिटा पाएगा। लंबे टाइम तक लगातार काम करवाओगे तो थक जाएगा। ये आपको चीज समझ में आ रही है। तो इन्होंने बोला फैटिग स्टडी के अंदर हम ये देखेंगे काम के हिसाब से कितना ब्रेक देना चाहिए, मतलब कितनी देर का ब्रेक देना चाहिए, 15 मिनट का ब्रेक देना चाहिए, आधे घंटे का ब्रेक देना चाहिए, 1 घंटे का ब्रेक देना चाहिए, और प्लस कितने ब्रेक देने चाहिए। 1 ब्रेक देना चाहिए, 2 ब्रेक देना चाहिए, 3 ब्रेक देना चाहिए, ये फाइंड आउट करेंगे। मतलब ये हाउ मच एंड हाउ मेनी। आया समझ में? नहीं आया, रीड करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, तो रीड करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, a person is bound to feel physically tired and mentally tired if he or she does not rest while working। कोई भी पर्सन थकेगा अगर वो काम लगातार कर रहा है बिना ब्रेक लिए। तो ऐसे केस में जो रेस्ट इंटरवल होते हैं, जो ब्रेक्स होते हैं, वो उसको स्टेमिना रीगेन करने में बिल्ड करता है, जिससे उसका फिर से वो स्टेमिना आ जाए और वो काम को फिर से उसी स्पीड से करना चालू कर दे। और ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करवाते हैं। जितना ज्यादा ब्रेक दोगे उतना ही ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी होगी, क्योंकि वो कम थकेगा। तो इन्होंने बोला फैटिग स्टडी के अंदर हम ये कोशिश करते हैं, पहले ये पता लगाएं कितनी देर का ब्रेक देना है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ब्रेक, कितनी देर का ब्रेक देना है, ठीक है ना। अमाउंट मतलब कितनी देर का, 15 मिनट का ब्रेक, 20 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट का ब्रेक, आधे घंटे का ब्रेक। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, मतलब ये हर कितने टाइम बाद आपको ब्रेक देना चाहिए, ठीक है। कि हर 2 घंटे बाद हम 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, या हर 3 घंटे बाद हम 20 मिनट का ब्रेक लेंगे, या हर 4 घंटे बाद हम आधे घंटे का ब्रेक लेंगे। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने ब्रेक लेने हैं और कितनी देर का ब्रेक लेना है। अगर आप ये दोनों क्लियर कर दोगे तो एम्प्लॉय जो है वो थकेंगे कम, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज होनी चालू हो जाएगी। यहां पर जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ब्रेक देने से जो है वर्कर मौज मस्ती करता है, टाइम वेस्ट करता है, तो ब्रेक नहीं देना, उसे लगातार काम करवाओ। ऐसा नहीं है, आराम करवाओगे, थोड़ा सा ब्रेक दोगे तो और अच्छे से काम करके देंगे। तो देखो उन्होंने नीचे एग्जांपल दे रखा है, वो आप रीड कर लेना। बस मैं आपको बेसिकली बात बता दूं कि उसके अंदर ये बोला है कि काम भारी है तो ज्यादा ब्रेक दो, क्योंकि एम्प्लॉय जल्दी थक जाएगा, तो उसको ज्यादा ब्रेक दो, छोटे छोटे ब्रेक ज्यादा दो, जिससे वो अच्छे से स्टेमिना अपना रीगेन कर पाए और काम कर पाए। और लेकिन काम उसका हल्का है तो कम ब्रेक दोगे तो भी चलेगा। क्लियर? कोई भी डाउट? रीड कर लेना, बहुत ही सिंपल है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने कितनी टेक्निक पढ़ ली? 4 टेक्निक पढ़ ली। पहली टेक्निक थी मेथड स्टडी, दूसरी थी हमारी मोशन स्टडी, तीसरी थी हमारी टाइम स्टडी, और चौथी तुम्हारी फैटिग स्टडी। आज की क्लास करते हैं यहीं समाप्त। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम बची हुई टेक्निक्स को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।